शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के चमोली के साथ, जहां पर ग्लेशियर फटने की घटना से हुई तबाही की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। 5 तस्वीरें देखिए। तपोवन में टनल में फंसे हाइडल प्रोजेक्ट के मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। 3 जेसीबी मशीनों से रोटेशन में रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। इस बीच थोड़ी देर पहले उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जोशीमठ में आईटीबीपी के अस्पताल जाकर आपदा में जख्मी जवानों से मिले हैं। 5वीं तस्वीर लखीमपुर के उस परिवार की है जिनके अपने पानी में आई तबाही में बह गए। चलिए अब आपको तपोवन टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट दे देते हैं। टनल में फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश अब भी जारी है। कल पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलने के बाद अभी भी कोशिश जारी है। 3 जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। 30 घंटे से ज्यादा के रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद सिर्फ 120 मीटर तक मलबा हटाया जा सका है। टनल में 30 मजदूरों के फंसे होने की आशंका है, लेकिन अब तक किसी से संपर्क नहीं हो पाया। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार जोशीमठ में बने हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की वो लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले इलाके का वो एरियल सर्वे भी कर चुके हैं, जिससे उन्होंने नुकसान का जायजा लिया। आईटीबीपी के अस्पताल जाकर भी उन्होंने जख्मी जवानों से मुलाकात की है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की, जब वो एरियल मॉनिटरिंग कर रहे थे। कहां कहां तबाही का मंजर है, ये उन्होंने इस पूरी यात्रा के जरिए जाना और समझने की कोशिश की कि आखिरकार ये ग्लेशियर फटने की घटना से कितना नुकसान हुआ है। घायलों से अस्पताल जाकर भी सीएम ने मुलाकात की। आईटीबीपी के जवान जो अस्पताल में भर्ती हैं, कई जख्मी जवान ऐसे जो रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थे, क्योंकि कई जगहों पर इतना ज्यादा मलबा था जिससे पार पाने में कई जवानों को चोटें आई, वो जख्मी हो गए और इस वक्त अस्पताल जाकर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनका हालचाल जाना। तो ये रणनीति बनी है कि क्या वहाँ एक और मशीन 2 मशीनों से काम लिया जा सकता है, तो उस पर काम चल रहा है ताकि जल्दी उन लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। अभी तक जो 30-35 लोग जो संभावित अंदर टनल में फंसे हैं, उन तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। सर, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुन रहे थे आप, जो इस वक्त भी प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे कर रहे हैं। सबके बीच तपोवन टनल में अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और ये ऑपरेशन और तेज कर दिया गया है। कोशिश यही है कि उसमें फंसी जिंदगियों को जितनी जल्दी हो सके बचा लिया जाए। उत्तराखंड के चमोली में नंदा देवी ग्लेशियर फटने से आई तबाही से अभी उबरने की जद्दोजहद जारी है। जोशीमठ के तपोवन में पावर प्रोजेक्ट की टनल में फंसे 30 से अधिक लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आईटीबीपी से लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस के जवान दिन रात एक कर चुके हैं। कल रात भर वहाँ पे जो टीम्स है आईटीबीपी की, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आरपी का पूरा रात भर लगे हुए थे और जेसीबी जो 2 लगे थे वो पूरा रात भर मलबा निकाल रही है। क्योंकि नीचे स्लोप है, ढलान है, तो जैसे जैसे निकाल रहे हैं दूसरे अंदर से काफ़ी मलबा बाहर निकल रही है, तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। स्लो प्रोग्रेस है, पर हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे हम ज़्यादा से ज़्यादा मलबा निकाल पाएंगे। इस टनल से मलबा निकालना आसान नहीं, लेकिन मिशन को पूरा करना जरूरी है, क्योंकि कई जिंदगियों का सवाल है और हर एक बीता हुआ पल उन पर भारी पड़ रहा है। जो लोग टनल में फंसे हैं, संभावना है कि वो टनल में आगे पड़ने वाले एक टी पॉइंट के पास हो सकते हैं। ये रणनीति बनी है कि क्या वहाँ एक और मशीन 2 मशीनों से काम लिया जा सकता है, तो उस पर काम चल रहा है ताकि
जल्दी उन लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। अभी तक जो 30-35 लोग जो संभावित अंदर टनल में फंसे हैं उन तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल मॉनिटरिंग हो रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जोशीमठ में रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी सभी एजेंसियों के साथ बैठक भी की है। जो लोग लापता हैं उनमें हाइडल पावर प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे मजदूरों के अलावा आसपास के गांव वाले शामिल हैं। एनटीपीसी का 480 मेगावाट का तपोवन प्रोजेक्ट और 13.2 मेगावाट का ऋषिगंगा हाइडल प्रोजेक्ट फ्लैश फ्लड की तबाही में बड़े पैमाने पर बर्बाद हुआ है। अभी जो लोग 35 के करीब अनुमान है कि टनल में फंसे हैं, उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लगभग 90 मीटर से अधिक कह सकते हैं कि वहां तक हम पहुंच चुके हैं, हमारी टीम पहुंच चुकी है और अभी लगभग 50 मीटर आगे चलकर टी पॉइंट है। तो ये संभावना की जा रही है कि टी पॉइंट से राइट हैंड साइड पर ये श्रमिक वहां पर सुरक्षित हो सकते हैं। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह और जोशीमठ से गौरव सावंत के साथ मंजीत नेगी, जोशीमठ आज तक। वहीं आपको बता दें कि तपोवन टनल से महज कुछ मीटर की दूरी पर सेना ने इमरजेंसी अस्पताल की स्थापना की है। जैसे ही टनल से किसी मजदूर को रेस्क्यू किया जाएगा, उसे इसी अस्पताल में प्राथमिक सहायता दी जाएगी। अस्पताल का जायजा लिया हमारे सहयोगी गौरव सावंत ने। तपोवन में आपदा सुरंग के महज 10 मीटर दूर सेना ने एक इमरजेंसी अस्पताल की स्थापना की है। अभी अभी हमारे साथ है मेजर इकजोत सिंह। मेजर सिंह, कितने पेशेंट्स आपके इस अस्पताल में इमरजेंसी में आ सकते हैं और क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं हैं? बेसिकली यहाँ पे हमारे पास सारी इमरजेंसी एंड रिससिटेटिव इक्विपमेंट है। तो कोई भी कैजुअलिटी जो अंदर सुरंग से निकलेगा, हम उसको यहाँ पे रिससिटेट कर सकते हैं एंड इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि डिफिब्रिलेटर, मल्टीपैरा मॉनिटर, जिससे हम पेशेंट का जो कंडीशन है वो हम मॉनिटर कर सकते हैं जी। और अगर हम इस तरफ आके देखें तो यहाँ टीम के पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी हैं, पट्टियां भी हैं। क्या इस बात की का भय है कि चोटें भी लगेंगी जो निकल कर आएंगे? तो किस किस के लिए आपने केटर किया है इमरजेंसी के लिए? हमारा मेन जो जिससे हम एंटिसिपेट कर रहे हैं वो है हाइपोथर्मिया एंड हाइपोक्सिया। बट इसका मतलब है कि क्योंकि ठंडा टेम्परेचर है, उसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर वो अंदर कम हो जाएगा, वो हमारा मेन कंसर्न है। उसके अलावा हमारा ऑक्सीजन की कमी जो है अंदर सुरंग में, वो हमारा दूसरा मेजर कंसर्न है। इसकी वजह से हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पर रखे हुए हैं ताकि हम पेशेंट को रेसिस्टेट कर सकते हैं। और साहब, कितनी देर में यहाँ पर इमरजेंसी ट्रीटमेंट देने के बाद आप उन्हें अस्पताल भेज सकते हैं और वो यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से सर 15-16 किलोमीटर दूर है सर। तो 1 घंटे में उनको हम डिस्पोजल कर सकते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए। यहाँ से मेरे सहयोगी दिलीप सिंह राठौड़ इस वक्त चमोली से हमारे साथ जुड़ गए। दिलीप, आपसे यही जानना चाहेंगे, ताजा अपडेट क्या है? घायलों की संख्या को लेकर, मरने वालों का आंकड़ा कहां तक पहुंचा है और साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन, खासतौर पर सबकी निगाहें टनल पर टिकी हुई हैं, वहां पर काम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है? देखिए, काम बहुत तेजी के साथ आगे चल रहा है क्योंकि सभी टीम्स लगी हुई हैं। भारत सरकार की अगर हम बात करें तो भारत सरकार ने काफी टीम यहाँ से एनडीआरएफ की भेजी हुई है केंद्र की तरफ से, और इसके अलावा एसडीआरएफ है, फायर है, पुलिस की टीम है। लगातार ऑपरेशन जारी है। इस समय काफी लोगों को वहां से कोशिश की गई है बचाने की। अभी जो लापता लोगों का आंकड़ा है वो सरकारी आंकड़े अगर देखे जाए तो 202 लोगों का आंकड़ा उन्होंने घोषित किया है। इसके अलावा एक नई चीज और भी है कि जो बॉडीज हैं वो यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर या और 150 किलोमीटर के दायरे के आसपास भी मिल रही हैं, जो एक मतलब जो अच्छे हालात में नहीं है बॉडी। श्वेता, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप इस तमाम जानकारी के लिए आपका। दिलीप सिंह राठौड़ हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, ताजा आंकड़े बता रहे थे कि कैसे घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो मृतक हैं उनके आंकड़े भी सरकार ने जारी किए हैं। आइए एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं उस वक्त जब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत एरियल सर्वे के लिए निकले थे, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि आखिरकार ये जो नेचुरल कैलामिटी है, प्राकृतिक आपदा जिसे कहते हैं, उसका कितना असर इस पूरे इलाके में हुआ है।
दरअसल इस एरियल सर्वे के जरिए ये जानने की कोशिश की जाती है कि कहां तक आपदी और त्रासदी के निशान फैले हैं, कितनी दूर तक ये विपदा आई है और कितने लोगों को इसने प्रभावित किया है। कहां पर गांव बसे थे जो अब पूरी तरीके से इस आपदा से नष्ट हो चुके हैं। हालात का जायजा लेते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत वहीं सुरंग में अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। घायलों से मुलाकात सीएम ने की, अस्पताल जाकर उनका हाल जाना। उत्तराखंड में आई आपदा में 171 लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये लोग उत्तराखंड ही नहीं, बिहार, झारखंड, यूपी के तमाम इलाकों से आए हैं। झारखंड के लोहरदगा में 9 लोग, उनका अब भी इंतजार किया जा रहा है। तो वहीं लखीमपुर खीरी के 34 लोगों का कोई पता नहीं चल पाया है। बिहार के गोपालगंज का एक युवक लापता है। मनेर के इंजीनियर का परिवार उनका इंतजार कर रहा है। टिहरी से भी 6 लोग लापता हैं। इन सबके लिए बोधगया में कल विशेष प्रार्थना की गई। तो वो प्रभावित जगहों पर हमारे संवाददाता पहुंचे और तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर लोग अब भी अपनों का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उनके बारे में कोई सुराग नहीं लग पाया है। अब आपको लखीमपुर खीरी के परिवार की तस्वीरें दिखा देते हैं क्योंकि यहां पर इंतजार की घड़ियां खत्म नहीं हो रही हैं। अपनों का इंतजार किया जा रहा है और इस बीच तमाम परिजन गमजदा हैं। उनकी आंखें अपनों को ढूंढ रही हैं क्योंकि अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि जो लोग लापता हैं वो कहां हैं। दरअसल कोई सुराग नहीं मिला है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है, कोई जानकारी ऐसी जो इन्हें ढाढ़स बंधा सके। ये पूरा परिवार गमगीन है और अब भी जानकारी का इंतजार कर रहा है। और लाल किले के दिन जो कुछ हमने देखा, 26 जनवरी को जो हिंसा हुई, उसका मुख्य आरोपी दीप सिद्धू गिरफ्तार कर लिया गया है। लाल किला हिंसा का आरोपी दीप सिद्धू की गिरफ्तारी की खबर इस वक्त आ रही है। स्पेशल सेल ने यह गिरफ्तारी की है। लाल किला हिंसा का आरोपी दीप सिद्धू जो लंबे वक्त से लापता था, गायब था, वो अब गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 लाख का इनाम इस पर घोषित किया गया था और इस बीच खबर यह आ रही है कि स्पेशल सेल की टीम ने दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया है। 26 जनवरी से ही ये फरार बताया जा रहा था। कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर आए थे जिससे ये साबित होता था कि दीप सिद्धू ने उस दिन की हिंसा को भड़काया था। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता सब तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुनीश, क्या जानकारी मिल रही है, कहां से गिरफ्तारी हुई है और कैसे? जी देखिए, स्पेशल सेल के डीसीपी ने इस बात की कंफर्मेशन दी है कि दीप सिद्धू को स्पेशल सेल की साउथ वेस्टर्न जो उनकी विंग है उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। और दीप सिद्धू के बारे में बताया जा रहा है कि 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था क्योंकि 26 जनवरी के दिन जो जिस तरह की तस्वीरें आई थी उसमें साफ दिख रहा था कि दीप सिद्धू ने कहीं न कहीं पूरी तरह से जो वायलेंस हुआ था उसमें हिस्सा लिया हुआ था। और उसके बाद से वो लगातार फेसबुक पे कई वीडियोस भी अपलोड कर रहा था। कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे थे कि जो शख्स लगातार फेसबुक पे वीडियो डाल रहा है उसे पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही है। लेकिन पुलिस सूत्रों का कहना है कि एक ऑपरेशन किया गया, उस ऑपरेशन के तहत दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे दिल्ली की कोर्ट में पेश किया जाएगा। कब ये पेशी हो सकती है, इसके बारे में कोई जानकारी? जी, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ चल रही है। 10 से 11 बजे के बाद कभी भी उसे दिल्ली के कोर्ट में पेश किया जाएगा जहां पर दिल्ली पुलिस उसकी आगे कस्टडी की मांग करेगी। दिल्ली पुलिस कस्टडी की मांग करते हुए जो सबूत दीप सिद्धू के खिलाफ इकट्ठा किए गए हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा, उन सबूतों को भी पेश किया जाएगा। उसमें वो तस्वीरें भी हैं जिसमें कि वो जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका अपमान करते हुए भी दिख रहा है। और उसके अलावा जो कई सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं दिल्ली पुलिस के खिलाफ में, उससे भी बतौर सबूत कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा दिन की दीप सिद्धू की कस्टडी मिले और ये पता चल पाए कि दीप सिद्धू आखिरकार खुद ही वायलेंस में पार्टिसिपेट किया था या फिर उसके पीछे और भी लोगों के हाथ थे। यानी कि ये माना जाए कि कई ऐसे सबूत हैं जो उसके खिलाफ हैं, जो पुलिस ने जानकारी जुटाई है स्पेशल सेल ने, जिसमें तस्वीरें शामिल हैं, सीसीटीवी फुटेज है, कई ऐसे वीडियोज हैं जो सोशल मीडिया पर जारी किए गए हैं। मुनीश,
जी बिल्कुल, बहुत सारे सबूत है दिल्ली पुलिस का कहना है, और उसमें एक अहम सबूत ये भी दिल्ली पुलिस के पास रहेगा कि जितने दिन वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर था, क्योंकि उसे फरार आरोपी दिल्ली पुलिस ने घोषित किया, फिर भी वो बाहर रहते हुए कई ऐसे सबूत होंगे जो कि उसने नष्ट भी किए होंगे। तो दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं इसे भी डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस का जो एक मामला होता है उसे भी दीप सिद्धू के ऊपर लगा सकती है। और पुलिस का कहना है कि उनके लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि काफी दिनों से कई टीमें दिल्ली पुलिस की लगातार हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के कई इलाकों में छापेमारी कर रही थी, लेकिन दीप सिद्धू जो है गिरफ्त में नहीं आ रहा था। लेकिन आखिरकार दिल्ली पुलिस को सफलता मिली है, और 1 लाख रुपए का इनामी आरोपी जो कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान जो तोड़फोड़ मचाया हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ था, उससे अब दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनका कहना है कि एक बड़ी कामयाबी है, और कहीं ना कहीं आगे जो है दिल्ली पुलिस इसकी जानकारी साझा करेगी, आखिरकार कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ और कैसे उसकी गिरफ्तारी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। क्या देश के समर्थन में ट्वीट करना महाराष्ट्र सरकार को अपराध लगता है? महाराष्ट्र गृह मंत्री अनिल देशमुख, जो खुद कोरोना क्वारंटीन में है, वो जूम कॉल में बैठकर तुरंत एक आदेश देते हैं, कहते हैं जांच करो कि सचिन, लता मंगेशकर, अक्षय कुमार ने जो देश के समर्थन में ट्वीट किया वो किसके दबाव में किया। अभी तक तो दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाले भारत रत्न सचिन तेंदुलकर का सिर्फ कटआउट हाथ में लेकर अपनी मुट्ठियां तानकर कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते दिखे थे। अब फिर जिन सचिन तेंदुलकर को कांग्रेस ने ही सरकार रहते नियम बदलवाकर भारत रत्न दिया, उसी पार्टी के कार्यकर्ता जब कालिक की पूरी बोतल उड़ेलकर भी विरोध की राजनीति में सचिन की छवि पर काला रंग नहीं चढ़ा पाए, तो अब सबसे बड़ी खबर यह है कि ग्रेटा थनबर्ग, रिहाना जैसे विदेशियों के भारत के अंदरूनी मामले में दखल देने के खिलाफ देश के साथ एकजुटता दिखाने वाले सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, अक्षय कुमार, साइना नेहवाल, कंगना रनौत, विराट कोहली, अजय देवगन, सुनील शेट्टी के सोशल मीडिया पोस्ट की जांच महाराष्ट्र की शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की सरकार कराने जा रही है। तो सवाल उठता है कि अगर सचिन तेंदुलकर विदेशी प्रोपेगेंडा के खिलाफ देश के समर्थन में आवाज उठाते हैं और लता मंगेशकर भारतीय होने के गर्व को महसूस कराते हुए देश के मुद्दे देश में हल करने की बात कहकर विदेशी दखलंदाजी पर भारतीयों की एकजुटता को ट्वीट करती है, तो क्या ये अपराध है? इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो से जांच की जरूरत महाराष्ट्र में कांग्रेस को क्यों लगने लगी? इस सवाल को लेकर हम पूरे मामले की शिकायत करने वाले कांग्रेस नेता सचिन सावंत तक पहुँचते हैं। कुछ सेलिब्रिटीज के ट्वीट्स जो आए, तो कोई व्यक्तिगत स्तर पर कोई टिप्पणी देता है, कोई सेलिब्रिटी भी हो, उसको अधिकार है, तो उसमें कोई आपत्ति होने की बात नहीं है। लेकिन अगर उस ट्वीट का टाइमिंग देखे, उसका कंटेंट देखे और उसकी एक पृष्ठभूमि देखे, तो पूरी तरह से ये दिखाई देता है कि कोई स्क्रिप्ट तैयार करके उनको दी है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे ट्वीट्स में एक ही शब्द इस्तेमाल किया हुआ दिख रहा है, वो एमिकेबल शब्द है, कॉमन शब्द है। दूसरी ओर उसमें समानता दिखाई तो दे रही है, लेकिन कुछ अहम ट्वीट जो हैं, जैसे अक्षय कुमार जी जो बॉलीवुड के स्टार हैं, और साइना नेहवाल जो हमारी आदर्श है, युवाओं के आदर्श है, स्पोर्ट्स स्टार हैं, देश का नाम रोशन किया, उनके ट्वीट में शब्द और शब्द समान है। तो ये क्यों हुआ है? कि क्या इनको कोई स्क्रिप्ट दी गई थी? निश्चित तौर पर इसका जो संदेह है, इसको पुष्टि मिलती है। लता दीदी के ट्वीट की महाराष्ट्र की सरकार जांच करेगी। लता दीदी, सचिन तेंदुलकर, इनका कहना कि भारत अपनी एकता को अखंड रखते हुए सारे विश्व को अपनी एकता का परिचय दे, यह ट्वीट करना क्या अपराध है? सेलिब्रिटी पर दबाव की जांच करनी है या मकसद देश के लिए ट्वीट करने वाले सचिन, लता मंगेशकर, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, साइना नेहवाल जैसे सितारों पर जांच बैठाकर खुद अपनी सियासत का दबाव बनाना है? भारत रत्नों की जांच की बात करते उनको शर्म नहीं आती। ईमानदारी से कहूं तो जांच की मांग करने वाले और जांच का आदेश देने वालों की दिमागी हालत की जांच होनी चाहिए। विरोध की हालत ये कि राजू शेट्टी की पार्टी के कार्यकर्ता पोस्टर लेकर सचिन के घर के बाहर पहुंच जाते हैं, जिस पर लिखा है, सचिन क्या आप किसानों के लिए भी कभी ट्वीट करेंगे? देश में यह पक्का पहला मामला होगा जहां देश के विरोध नहीं बल्कि देश के समर्थन में आवाज उठाने वालों पर दबाव की जांच कोई सरकार कराने जा रही है। शरद पवार जो खुद कृषि मंत्री रहते महंगाई के सवाल पर ज्योतिषी नहीं हूं बोलकर चुप्पी साध लेते थे, उन्हीं पवार ने सचिन को दूसरी फील्ड के बारे में कुछ बोलने से पहले सतर्क रहने की नसीहत पिछले हफ्ते दी, और उन्हीं के राज्य महाराष्ट्र में देश के लिए बोलने की आजादी भी जांच के घेरे में बैठा दी जाती है। ऐसा क्यों?
दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हो गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दीप सिद्धू की गिरफ्तारी की है। 26 जनवरी का ये मास्टरमाइंड है जो कि लाल किला में उपद्रव का सबसे बड़ा आरोपी है। पंजाबी अभिनेता है दीप सिद्धू, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, किस तरीके से दीप सिद्धू की धरपकड़ की गई और कौन सी धाराएं उस पर लगाई गई? के लाल किले में हिंसा हुई थी, उसके बाद जो दीप सिद्धू था वो हिंसा का सबसे बड़ा चेहरा बन करके आया था, जिसके बाद इस पर 1 लाख का इनाम रखा गया था और स्पेशल सेल ने आज इसे गिरफ्तार किया है अब से कुछ देर पहले ही, और लगातार फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से दीप सिद्धू पर 1 लाख का रिवॉर्ड रखा गया था तब से ये 1 लाख का रिवॉर्ड रखा गया था तब से ये लगातार जो जांच एजेंसियां हैं उनको गुमराह कर रहा था। यहाँ ये समझना जरूरी है कि दीप सिद्धू को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रही थी और कह रही थी कि कहीं न कहीं ये अंदर का आदमी है, यानी सरकार का आदमी। हालांकि सरकार ने साफ साफ इनकार किया था और कहा था कि जो भी दोषी होगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद दिल्ली पुलिस पर लगातार दबाव बना हुआ था और दिल्ली पुलिस ने इस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा हुआ था। 26 जनवरी की हिंसा के बाद ये लाल किले से फरार हुआ था, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया था, लेकिन उसके बाद उसने ही 26 तारीख को ही दीप सिद्धू ने अपना मोबाइल फोन ऑफ कर दिया था और लगातार फेसबुक पर अपना वीडियो अपलोड कर रहा था। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये पता चला कि दीप सिद्धू किसी के मोबाइल से वो वीडियो भारत से बाहर बैठे अपने रिलेटिव को भेजता है और उसके बाद वो फेसबुक पर अपलोड होता है वीडियो, जिसके बाद एजेंसी काफी ज्यादा परेशान हुई चूंकि मोबाइल फोन ऑफ था। जिसके बाद दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर स्क्वाड यानी स्पेशल सेल को लगाया गया। उसके बाद लगातार इसकी जो लोकेशन है वो ट्रैक की जा रही थी और फाइनली जो दीप सिद्धू है उसको गिरफ्तार किया गया। जो संजीव यादव है स्पेशल सेल के डीसीपी, उन्होंने बकायदा आज तक को इसकी जानकारी दी है कि इसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी भी 1 लाख का जो रिवॉर्डी है और जो फरार चल रहा है लखा सिधाना, वो अभी भी गिरफ्त से बाहर है। लेकिन कहीं न कहीं जो एक बड़ा किरदार, हिंसा का एक बड़ा चेहरा, हिंसा का एक बड़ा विलेन दीप सिद्धू वो बना हुआ था। 1 लाख का इनाम रखा गया था दिल्ली पुलिस की तरफ से। बड़ी कामयाबी स्पेशल सेल की। स्पेशल सेल ने अब से कुछ देर पहले इसे गिरफ्तार किया है। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। दीप सिद्धू जिस पर 1 लाख का इनाम घोषित था, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। हिंसा के बाद से ये फरार बताया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि लगातार ये वीडियोस तो अपलोड कर रहा है, लेकिन इस तक दिल्ली पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन आज एक अहम कामयाबी, स्पेशल सेल ने दीप सिद्धू की गिरफ्तारी कर ली है। लाल किला हिंसा का मुख्य आरोपी अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, जिस तरीके से इसकी गिरफ्तारी हुई है, 26 जनवरी के बाद से ही लगातार दबाव था कि जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी हो सके। स्पेशल सेल की टीम ने अब जब गिरफ्तारी कर ली है तो क्या कुछ उनके पास इसके लिए सबूत है? देखिए, दिल्ली पुलिस के पास कई अहम सबूत है और सबसे बड़ा सबूत, नेहा, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो आवाज है वो इको हो रही है। देखिए, सबसे बड़ा सबूत दिल्ली पुलिस के पास यही है कि जो दीप सिद्धू था वो लाल किले में मौजूद था, नंबर 1। नंबर 2, जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर हैं प्रवीण रंजन, उन्होंने आज तक से खास बातचीत में बताया कि 4 ऐसे किरदार जो लाल किले के ऊपर चढ़े थे और झंडा फहराने की कोशिश की थी, झंडा फहराया था, उसमें दीप सिद्धू एक था। शायद यही वजह है कि इन 4 लोगों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। दीप सिद्धू के लाल किले में मौजूदगी के वीडियो हैं दिल्ली पुलिस के पास। उसके अलावा लोगों को उकसाते हुए के वीडियो हैं, कई तस्वीरें हैं। जो फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट हैं उनके जरिए बकायदा उस वीडियो की प्रामाणिकता की भी जांच की गई है। उसके बाद से कई लोकल इंटेलिजेंस गैदरिंग की गई थी। उसके अलावा 26 जनवरी की हिंसा के पहले दीप सिद्धू के कई भड़काने वाले वीडियो, खासकर सिंघू बॉर्डर के आसपास के, वो भी मिले हैं दिल्ली पुलिस को। जिसके बाद जब तमाम एविडेंस दिल्ली पुलिस को मिले थे, उसी के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी और उसके बाद लगातार दिल्ली पुलिस पर दबाव था किसी तरीके से गिरफ्तार करने का, क्योंकि लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी था और केंद्र में था दीप सिद्धू। इस वजह से 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया और दिल्ली पुलिस ने उस वक्त कहा था
कि इस पूरे मामले में चाहे कोई भी शख्स हो, हम उसे गिरफ्तार करेंगे। और फाइनली काफी लंबे चेजिंग के बाद दीप संधू को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हो चुकी है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसकी गिरफ्तारी की है। अरविंद ओझा हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अरविंद, लगातार दबाव भी बना हुआ था, लेकिन कई ऐसे वीडियोस थे जब ये फरार था तो ये जारी कर रहा था, उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? कैसे ये वीडियोस और कहां से जारी किए जा रहे थे? देखिए, जब दीप संधू फरार हुआ तो 26 तारीख को रात में 12:30 बजे अपना फोन ऑफ कर लिया, जिसकी लोकेशन लास्ट मिली हरियाणा की। उसके बाद से ही जो एजेंसियां थी दिल्ली पुलिस, वो हरियाणा और दिल्ली के इर्द गिर्द ही चक्कर काटती नजर आई। कुछ लोगों को यह भी जानकारी मिली, कुछ पुलिस वालों को, कि दीप संधू सिंघू बॉर्डर पर एक्टिव है, लेकिन दीप संधू अंडरग्राउंड हो गया था। फेसबुक पर जो वीडियो अपलोड हो रहे थे नेहा, आज जब उसकी जांच की गई तो पता चला कि उसका आईपी एड्रेस जो भी वीडियो अपलोड किया जा रहा था वो इंडिया के बाहर का आ रहा था, जिसके बाद छानबीन में ये पता चला कि दीप संधू अपने रिलेटिव को जो इंडिया से बाहर बैठे हुए हैं उनको वो वीडियो भेज रहा था और वो वीडियो अपलोड किया जा रहा था। ये सारी कवायद दीप संधू इसलिए कर रहा था ताकि जो एजेंसियां हैं उनके पास तक न पहुंच पाए, और लगातार मोबाइल फोन का बंद कर देना, लगातार जो सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड होना, वो देश के बाहर होना, ये सारी कवायद सिर्फ इसलिए थी क्योंकि 1 लाख रुपए का इनाम उस पर रख दिया गया था। और जो दिल्ली पुलिस की एक नहीं कई टीमें लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन फाइनली कुछ मुखबिरों के आधार पर, और स्पेशल सेल की से कड़ी मशक्कत कहेंगे क्योंकि दीप संधू काफी स्मार्टली प्ले कर रहा था दिल्ली पुलिस से भागने में, तो स्पेशल सेल ने कड़ी मशक्कत के बाद दीप संधू को गिरफ्तार किया है। उससे अभी भी पूछताछ चल रही है। शायद बहुत मुमकिन है कि और भी इसमें गिरफ्तारियां होंगी। पहले भी जो रिवॉर्ड रखा गया था, कुछ एक अक्यूज इस मामले में अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, 26 जनवरी को जो दिल्ली में हिंसा हुई थी, खासकर लाल किले में हिंसा हुई थी, और जो वारदात हुई इससे पूरा देश शर्मसार हुआ था, उसका जो बड़ा किरदार था, जो बड़ा विलेन था, बड़ा विलेन के तौर पर उभर करके आया था, वो था दीप संधू, जो पंजाब का रहने वाला है, जिसको स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है।